साथियों नमस्कार। डीएम स्टूडेंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं आप सबके बीच बाल विकास की क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, वो मैंने कर दी है। पिछली क्लास में मैंने आपको बाल विकास का सबसे महत्वपूर्ण जो स्टार्टिंग है वो मैंने की थी कि बाल विकास की कैसे बाल विकास में आप देखते हैं कि विकास कैसे होता है। उसमें हमने सबसे ज्यादा विकास और अभिवृद्धि को पढ़ा था। अभिवृद्धि क्या है, विकास क्या है। तो मैंने उसका एक छोटा सा आपको स्वरूप में छोटी क्लास ही थी और जिसमें मैंने आपको बताया था कि विकास व्यक्ति का मानसिक होता है, सामवेगिक होता है, सामाजिक होता है, बौद्धिक होता है। लेकिन अभिवृद्धि क्या होती है? किसी की लंबाई बढ़ना, किसी का वजन बढ़ना, ये अभिवृद्धि होती है। इन चीजों को बताया था। और विकास एक क्रमिक चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार शरीर में होने वाले परिवर्तनों की एक श्रृंखला भी है। ऐसी कई मैंने परिभाषाएं थी, वो चीजें मैंने आपको समझाई। आज मैं आपको सबसे पहले यहाँ स्टार्टिंग करने वाला हूँ। तो जो मैंने बोला है कि अपना टॉपिक है बाल विकास, एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और टेट परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण अभिन्न है। हालांकि जब तक सिलेबस का निर्धारण नहीं होता, जैसे लगभग वर्ग 3 में बाल विकास चलता ही चलता है, क्योंकि उसको आप हटा नहीं सकते, क्योंकि वो जरूरी भी है। क्योंकि आप जब उन चीजों को पढ़ते हैं तो आप छोटे क्लास में जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो आसानी से आप उनको समझ, लेकिन फिर भी परिवर्तन करने की कोई निश्चित नहीं होता कि कब परिवर्तन किया जाए, क्योंकि खासकर सीएसबी कब क्या परिवर्तन करेगी कोई निश्चित तौर पर नहीं होता। जैसे कि अभी एकदम बीच में कैलेंडर हटा दिया और अब उसको अपडेट करने में टाइम लग रहा है। और लगभग मेरा भी मानना है कि मैंने भी कई न्यूज अखबारों में भी पढ़ा है कि वो लगभग दिसंबर के नजदीक लास्ट के साल में ले जाने की तैयारी चल रही परीक्षा होने को, बहुत सारी चीजें प्रमोशन वगैरह हैं, उनको देखकर उनके पद को, मतलब वो एक बात है बता रहे हैं, लेकिन निश्चित क्या है ये अभी कोई निश्चित नहीं है। लेकिन परीक्षा लगभग साल के अंत में जाएगी, सारी परीक्षा। लेकिन हमको अपनी तैयारी चालू रखनी है, तो हम बाल विकास पढ़ रहे हैं, हमने स्टार्ट कर दिया है। और हिंदी की क्लास मेरी चली रही है, जो आपको डीएम स्टूडेंट के यूट्यूब चैनल पर लगातार उपलब्ध है, जिसमें मैंने आपको वर्णमाला से स्टार्टिंग की थी। आज हम बाल विकास में सबसे पहले विकास और अभिवृद्धि में अंतर जानेंगे कि विकास में और अभिवृद्धि में अंतर क्या है। हालांकि दोनों चीजें शरीर में और बालक में ही होती हैं, वो आपके शरीर से ही जुड़ी हुई हैं, आपके विकास से ही जुड़ी हैं, लेकिन अंतर क्या है, बेसिक उनमें दोनों में अंतर क्या है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि विकास जो होता है व्यक्ति का, वो कैसा है। तो विकास जो है व्यक्ति में वो होता है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, ये सब विकास के पक्ष हैं, या इन पक्षों में जब व्यक्ति में परिवर्तन होता है, तो एक ये अंतर है। ये अभिवृद्धि में क्या होता है? अभिवृद्धि में व्यक्ति की शारीरिक बनावट है, उसमें परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। उसमें क्या परिवर्तन होगा कि उसका आकार बढ़ जाएगा, उसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी, उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। तो ये उसकी क्या होगी? अभिवृद्धि होगी। मतलब वो विकास के साथ ही चलती है, लेकिन ये एक समय तक ही चलेगी। उसमें जरूरी नहीं है कि अभिवृद्धि लगातार चले, क्योंकि बोलते भी है कि एक समय के बाद व्यक्ति की लंबाई बढ़ना बंद हो जाती है। एक समय के बाद व्यक्ति की, मान लो कोई भी चीज है, चौड़ाई या कुछ भी है, जो उस समय बढ़ा, अब वो बात अलग है कि व्यक्ति मोटा हो गया तो वो वजन है, वो चलता रहता है, घटता रहता है, बढ़ता रहता है, वो एक अलग मैटर है। विकास व्यक्ति का जो है, वो व्यक्ति का विकास होता है, वो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों अवस्थाओं में होता है। कभी कम, कभी ज्यादा, और मल्टीपल, मतलब हो सकता है कि कभी कभी एक साथ ज्यादा हो। लेकिन अभिवृद्धि क्या होती है? वो मात्रात्मक ही होगी। मात्रात्मक मतलब उसका कितना वजन बढ़ा, उसकी कितनी लंबाई बढ़ी, ये उसकी मात्रात्मक ही होगी। साथ में ये दो अंतर हो गए इसके बेसिक। तीसरा अंतर है कि विकास जीवन भर चलता है, जीवन पर्यंत। जो मैंने आपको बताया भी था कि विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन अभिवृद्धि क्या है कि कुछ समय तक चलेगी और उसके बाद रुक जाएगी। मतलब जैसे किसी व्यक्ति की लंबाई 20-25 साल, 20 साल, 25 साल तक बढ़ती है, उसके बाद लंबाई नहीं बढ़ेगी, तो ये अभिवृद्धि है, तो एक समय पे आकर रुक जाएगी। इसके बाद विकास का मापने का कोई सीधा तरीका नहीं है, उसके लिए कोई मापक नहीं है, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी किसी प्रकार से
हो सकता है, गुणात्मक भी है मात्रात्मक भी है। लेकिन अभिवृद्धि को क्या है, मापा जा सकता है कि व्यक्ति की कितनी ऊंचाई बढ़ी, उसकी कितनी लंबाई बढ़ी, कितनी चौड़ाई बढ़ी, ये सारी चीजों को मापा जा सकता है। इसके बाद इसमें चौथा और अंतर है कि विकास एक व्यापक प्रक्रिया है जो अभिवृद्धि में शामिल, मतलब अभिवृद्धि विकास में ही शामिल होती है, बल्कि विकास अभिवृद्धि में शामिल नहीं होता है। ये इसका चौथा अंतर, बेसिक अंतर है। पांचवा और लास्ट इसमें जो अंतर है वो है कि विकास एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें अभिवृद्धि शामिल होती है, और ये पांचवा था, चौथा नहीं बोला, आपको याद नहीं है। चौथे में मैंने बताया था कि विकास मापने का वही, और अभिवृद्धि क्या है, केवल एक भाग है किसका, विकास का। तो ये पांच महत्वपूर्ण आप में मैंने आपको इनमें अंतर, बेसिक अंतर है। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक में आप समझ सकते हैं, अगर बिल्कुल सरल तरीके से कहना चाहें तो अभिवृद्धि में क्या होता है, शरीर बढ़ता है, अभिवृद्धि में शरीर बढ़ता है, और विकास में क्या होगा, पूरी व्यक्तित्व क्षमता बढ़ती है, मतलब विकास पूरा ही होगा। अभिवृद्धि कुछ समय के बाद रुकेगी और विकास निरंतर चलता रहेगा। तो ये इसमें महत्वपूर्ण अंतर है। अब आपको ये महत्वपूर्ण अंतर यहाँ लिखने हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ आप लिख सकते हो क्योंकि ये पूछा जाता है कभी कभी। तो आपको लिखना है विकास और, ये हेडिंग डाल सकते हैं यहाँ पे, अभिवृद्धि में, अभिवृद्धि अभिवृद्धि में अंतर, या विकास और अभिवृद्धि में क्या अंतर है, ये भी हम लिख सकते हैं, या विकास और अभिवृद्धि में अंतर। अब हमको इसको अलग अलग लिखेंगे, एक साइड लिखेंगे विकास और एक साइड लिखेंगे अभिवृद्धि, अभिवृद्धि। एक साइड हम क्या लिखेंगे, अभिवृद्धि। तो विकास और अभिवृद्धि में अंतर हमको समझना है। मैंने बाकी बेसिक आपको समझा दिया है कि कैसे कैसे क्या क्या अंतर होते हैं, लेकिन हम अगर लिखना चाहें तो क्या क्या अंतर होते हैं, लिखना है विकास में व्यक्ति के, विकास में, या विकास नहीं लिखेंगे तो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सामाजिक, सामाजिक और भावनात्मक, भावनात्मक, क्या होता है भावनात्मक, सभी पक्षों में परिवर्तन होगा, भावनात्मक सभी पक्षों में परिवर्तन, परिवर्तन होता है, सभी पक्षों में परिवर्तन होता है। ये इसका एक नंबर यहाँ आप लिख सकते हैं। अब हम अभिवृद्धि में एक नंबर लिखेंगे, तो अभिवृद्धि में तो एक नंबर क्या है कि अभिवृद्धि केवल, अभिवृद्धि, अभिवृद्धि केवल शारीरिक, शारीरिक, इसको ऐसे कर लेते, जो हम छोटे में तो ऐसे लिखते थे, अभिवृद्धि केवल शारीरिक आकार, शारीरिक आकार, ऊंचाई और वजन, वजन, वजन में वृद्धि है, वजन में वृद्धि है। तो इसका जो पहला मूल अंतर है इसमें यही है कि विकास में व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक
सभी पक्षों में परिवर्तन होता है। अभिवृद्धि केवल शारीरिक आकार और ऊंचाई, इन चीजों में ही कह सकते हैं, और वजन में वृद्धि है, वही अभिवृद्धि है। दूसरा है विकास गुणात्मक और मात्रात्मक। विकास गुणात्मक और मात्रात्मक। विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार का होता है। दोनों प्रकार का होता है। इसके बाद दूसरा नंबर है अभिवृद्धि। अभिवृद्धि केवल मात्रात्मक, केवल मात्रात्मक होती है, होती है, या उसको लिख सकते हैं कि मुख्यतः होती है, या केवल मात्रात्मक होती है, उससे कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद तीसरा अंतर है इसमें, विकास जीवन भर चलता है। विकास क्या है? जीवन भर चलता है। विकास जीवन भर चलता रहता है। अभिवृद्धि क्या होती है? अभिवृद्धि 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 एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित समय, एक निश्चित आयु के बाद, वो भी एक निश्चित, ऐसे लिख लो, समय के बाद छोड़ो, एक निश्चित आयु के बाद, एक निश्चित आयु के बाद क्या होती है? आयु तक ही प्रमुख होती है, या आयु के बाद रुक जाती है, ये भी लिख सकते हैं, रुक जाती है। आप अपनी भाषा में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है कि मैंने जो भाषा लिखी है वही आप लिखिए, आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। चौथा नंबर है विकास मापने, विकास मापन का, सॉरी, विकास मापन, विकास का, विकास का मापन सीधे नहीं किया जा, विकास का मापन सीधे नहीं किया जा सकता, सीधे नहीं किया जा सकता। इसका आकलन, इसका आकलन जो होगा, आकलन व्यवहार और क्षमता से किया जाता है। आकलन व्यवहार और क्षमता से किया जाता है। विकास क्या होता है का मापन सीधे नहीं किया जा सकता, आकलन और व्यवहार से किया जा सकता है। अभिवृद्धि का मापन किया जा सकता है, सीधी सी बात है। अभिवृद्धि का मापन सीधे सीधे किया जा किया जा सकता है, किया जा सकता है, जिसमें क्या होगा? उसकी ऊंचाई, लंबाई और वजन, लंबाई और वजन आदि का मापन होता है। ठीक है।
ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट और अंतिम पांचवा नंबर है जो इसका 5 बेसिक अंतर है इसमें। तो विकास एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें क्या है, व्यापक प्रक्रिया वृद्धि भी शामिल होती है। विकास विकास एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें अभी वृद्धि भी शामिल होती है। क्या होता है, एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें अभिवृद्धि भी शामिल होती है। लेकिन क्या है, अभिवृद्धि विकास का केवल एक भाग है। 8वां नंबर है अभिवृद्धि अभिवृद्धि केवल विकास का एक भाग है। अभिवृद्धि केवल विकास का एक भाग है। ये महत्वपूर्ण 5 में अंतर है विकास और अभिवृद्धि में, जो मैंने आपको पहले भी बिल्कुल कह सकते हैं कि मैंने आपको समझाया स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद मैंने आपको समझाने के बाद ये बोर्ड पे आपको लिखा दिए हैं। तो 5 बेसिक अंतर हैं जो आप पढ़ रहे हैं, बोर्ड पे लिखे हुए देख रहे हैं। आगे हम इसमें आपको एक महत्वपूर्ण और चीज है कि जो विकास है उसमें आगे हम पढ़ेंगे। ये एक महत्वपूर्ण चीज और पढ़ेंगे, बाल विकास की जो विकास है उसकी अवस्थाएं। बाल विकास की अवस्थाएं किसने कैसे उसको कौन सी अवस्था नाम दिया है, तो अब हम ये इसमें पढ़ेंगे। ये आप सबका क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स करके जरूर पूछ सकता है, और बाकी आप लोग बता ही सकते हैं कि कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बेसिक तरीके से पहले समझा दिया था। उसके बाद मैंने ये सारी चीजें आपको बोर्ड पे समझा दी है, लिख दी है। बाकी आप चीजें क्लियर और भी कर सकते हैं। ये इसके बेसिक 5 अंतर हैं अभिवृद्धि और विकास में। हालांकि मूलतः वो उसी में शामिल होती है, लेकिन उसमें क्या क्या अंतर है ये कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो ये आपको समझने होंगे। आपकी कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। अब हमें सबसे एक महत्वपूर्ण हेडिंग डालनी है यहाँ पर, बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की अवस्थाएं, ये हमें सबसे महत्वपूर्ण हेडिंग में पढ़नी है, क्योंकि बाल विकास हमने स्टार्ट किया है तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक चीज है जो हमें इसमें क्लियर करके चलना है। अगर कोई आपकी समस्या है तो आप उसमें पूछ सकते हैं कि सर कैसे क्या चीज होती है, ये हमें आपको बता सकते हैं। ठीक है, अब बाल विकास की अवस्थाएं, तो बाल विकास की अवस्थाओं को यहाँ आगे लिखेंगे, बाल विकास की, इसी के आगे लिखेंगे हेडिंग के, अवस्थाओं को, बाल विकास की अवस्थाओं को, बाल विकास की अवस्थाओं को विभिन्न विभिन्न विद्वानों विभिन्न विद्वानों ने बाल विकास की अवस्थाओं को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत वर्गीकृत किया है। वर्गीकृत किया है, क्या किया है, वर्गीकृत किया है। इसमें किसको कौन सी अवस्था में बताया है कि विकास, बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं उसमें कौन सी अवस्था किसने दी है, ये हम इसमें जानेंगे।
क्योंकि बाल विकास को बेसिकता से हम पढ़ रहे हैं तो उसमें सारी चीजों को जानना जरूरी है। बहुत सारी आगे चीजें और पढ़ेंगे तो वो चीजें भी हमें समझ में आएंगी कि कौन सी चीज क्या है। अब रोस इसमें लिखा है, पहले एक जो विद्वान है वो है नंबर एक रॉस। रॉस, तो रॉस ने बाल विकास की जो पहली अवस्था या बाल विकास की अवस्था का नाम दिया है विकास एवं विकास एवं अभिवृद्धि अभिवृद्धि के आधार पर। जो विकास के बारे में उन्होंने बताया है बाल विकास में, उन्होंने कहा है विकास एवं अभिवृद्धि के आधार पर उन्होंने इसको बताया है। दूसरा है हरलॉक। दूसरा है हरलॉक। हरलॉक ने इसको क्या नाम दिया है, तो हरलॉक ने उसको विकास एवं अभिवृद्धि के आधार पर, वह उन्होंने भी वही उसको कहा है कि विकास एवं अभिवृद्धि के वृद्धि के आधार पर। इसको अगर लिख सकते हैं थोड़ा, अगर सामने सेम लगता है तो लिख देंगे अभिवृद्धि और वृद्धि एवं विकास के आधार पर, चेंज हो जाएगा। तीसरा है जीन प्याजे। जीन प्याजे। जीन प्याजे। तो जीन प्याजे ने क्या बोला है, जीन प्याजे ने बोला है संज्ञानात्मक 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 विकास। संज्ञानात्मक विकास। इसके बाद ब्रूनर, चौथा है ब्रूनर। ब्रूनर ने भी इसको अवस्था में संज्ञानात्मक विकास कहा है। ये ध्यान रखना है क्योंकि कभी कभी सेम रहते हैं तो उनको कंफ्यूजन हो जाता है किसने क्या कहा है, ये भी याद रखना है क्योंकि अवस्था बताया है। बाल विकास की अवस्थाओं को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया है। तो रोस ने विकास एवं वृद्धि के आधार पर वर्गीकृत किया है, हरलॉक ने विकास एवं वृद्धि के आधार पर, जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास के आधार पर, ब्रूनर ने भी संज्ञानात्मक विकास के आधार पर ही उसको वर्गीकृत किया है। अब है फ्राइड। फ्राइड ने किसके आधार पर किया है, तो ये लिखना है फ्राइड लैंगिक विकास के आधार पर। लैंगिक विकास के आधार पर। विकास के आधार पर। नंबर 6, नंबर 6 एरिक एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन ने क्या नाम दिया है, तो एरिक एरिक्सन ने इसको मानसिक विकास के आधार पर, मानसिक विकास के आधार पर। कहीं कहीं इसको मनोसामाजिक भी लिखा है, इसलिए अपन इसको मनोसामाजिक विकास के आधार पर भी लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं क्योंकि कहीं कहीं ये लिखा है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया तो उसको भी आंसर माना गया है। ऐसे हालांकि मानसिक और मनोसामाजिक में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन लिखा है तो उसको आप याद रखेंगे कि ये इसका है। इसके बाद लास्ट कोहल वर्ग ने, कोहल वर्ग, फिर समझाते हैं इसको थोड़ा। कोहल वर्ग, तो कोहल वर्ग ने इसको नैतिक विकास, नैतिक विकास के आधार पर। ठीक है, आप थोड़ी सी बातों को समझने की जरूरत है, बाकी चीजें तो आप सबको लिखी हैं तो बोर्ड पर कोई दिक्कत नहीं है, चीजें क्लियर है। अब आपको सबसे पहले जो लिखा है कि रॉस ने इसमें लिखा है बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की अवस्थाओं को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न आधारों पर, मतलब जो बालक का जो विकास होता है उसकी अवस्थाओं को अलग अलग लोगों ने अलग अलग आधार पर बांटा है। रॉस ने इसको विकास एवं वृद्धि का आधार बोला है,
हरलोक ने विकास में अवृद्धि का आधार बताया है। जीन प्याजे ने उसको संज्ञानात्मक विकास, ये सारी चीजों को हम जब इनको पढ़ेंगे तो सारी चीजों को अलग अलग पढ़ेंगे कि संज्ञानात्मक विकास क्या है, लैंगिक विकास क्या है, ये सब पढ़ेंगे। फिर ब्लूमन ने भी इसको संज्ञानात्मक विकास कहा है, मतलब विकास के आधार पर बांटा है इसको। फ्राइड ने इसको लैंगिक विकास के आधार पर बांटा है। एरिक्सन ने इसे मानसिक विकास के आधार पर या मनोसामाजिक विकास के आधार पर भी बांटा है। और सातवां कोलबर्ग ने उसे नैतिक विकास के आधार पर बांटा है। ये सारे लोगों को जब हम पढ़ेंगे तो उनको नैतिक विकास के आधार पर कैसे बांटा है, मानसिक विकास के आधार पर कैसे बांटा है, लैंगिक विकास के आधार पर कैसे बांटा है, संज्ञानिक विकास, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इनको हम पढ़ेंगे, और अगर इनको जब हम पढ़ेंगे तो विस्तृत पढ़ेंगे कि रोज को जब पढ़ेंगे तो उसको बताया जाए। अब इसमें सामान्य जो वर्गीकरण किया गया है, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि इसमें एक बीच में आपको कुछ चीजें हैं जो बतानी पड़ेंगी कि व्यक्ति का जो विकास की स्टार्टिंग है या व्यक्ति का जो निर्माण है वो कब से होता है विकास, उसका एक सामान्य वर्गीकरण है जो चलता है, लेकिन किसने किसने अलग अलग कहा है वो एक अलग आधार है। हम सामान्य वर्गीकरण देखेंगे कि सामान्य वर्गीकरण कैसे होता है, मतलब कैसे बांटा गया है सामान्य वर्गीकरण में, जो सबके लिए एकदम सबका ही स्ट्रक्चर उसमें बेसिक आ जाता है। किसी ने उसको अलग अलग किया है तो वो हम जब उनको पढ़ेंगे तो उनको अलग अलग हम पढ़ेंगे। अभी हम सबका बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास बहुत आप सबके बीच अच्छी चल रही है तो आप सब लोग उसको लाइक से जरूर करें, क्योंकि महत्वपूर्ण क्लास आप सबके बीच स्टार्ट की गई है, आप सबके कहने का अनुरोध पर भी और मेरे सोच पर भी कि मैं इसको आप सबको पढ़ाऊं। अब इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण है सामान्य वर्गीकरण। सामान्य वर्गीकरण, अब विकास का जो अवस्थाएं हैं उनमें सामान्य वर्गीकरण है, इसमें किसी का कोई लॉजिक नहीं है, किसने किसको किसने बांटा है, किसने कहा है, इसमें ऐसा कोई व्यवस्था नहीं दी गई है, इसमें मात्र सबका सामान्य व्यवस्था बताई। तो सबसे पहले जो विकास स्टार्ट होता है व्यक्ति का होता है गर्भावस्था। क्या होता है? गर्भावस्था। ये कितने समय की होती है? तो ये गर्भाधारण से, गर्भधारण से, ठीक है, गर्भ धारण से जन्म तक, गर्भधारण से जन्म तक, जन्म तक, मतलब उस बालक का या उस शैशवावस्था में जो शिशु है उसका जन्म नहीं हो जाता तब तक ये अवस्था चलती है, और कब से? गर्भधारण से जन्म तक ये गर्भावस्था होती है। फिर उसका शैशव, शैशवावस्था, शैशवा शैशवा शैशवावस्था। तो शैशवावस्था कब से स्टार्ट होती है? तो 0 से 5 या 6 साल, 0 से 5 या 6 साल, तो 0 से 5 या 6 वर्ष तक, इसके वैसे हम लिख सकते हैं, या 5 होगा या 6 होगा, जो वहां ऑप्शन में आपको दिखे वो लगाना है। अगर नहीं है और बीच का भी दिया है कि 5.5 दिया तो 5.5 भी आप देख सकते हैं, वैसे अगर दोनों में से एक ही कोई चीज दी जाएगी। फिर है इसके बाद बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था कितने से कितने तक है? तो बाल्यावस्था जो है 5 या 6 वर्ष से 12 से 13 वर्ष, 13 वर्ष तक, ठीक है, 12 या 13। हालांकि 13 के बाद 18 एज चालू हो जाती है जिसको हम तूफान की अवस्था कहते हैं, लेकिन 13 तक कभी कभी बहुत सारे लोगों ने इसको 13 माना है। चौथा है किशोरावस्था, 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 या इसको हम युवा अवस्था भी कहते हैं। जब हम इसको और पढ़ेंगे तो हम इसको समझेंगे कि इसको युवा अवस्था क्यों कहते हैं। ये है आपका 12 से 13 वर्ष से 18 से 19,
18 से 19, 18 से 19 वर्ष तक। और इसके बाद अगली लास्ट जो अवस्था है इसको हम बोलते हैं प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ अवस्था या प्रौढ़ावस्था ये होती है आपकी 18 से 19 वर्ष, 18 या 19 वर्ष से जीवन के अंतिम समय तक। जीवन के ये डॉट डॉट इसका निशान है, मतलब जीवन के अंतिम समय तक। यहां लिख देते हैं अंतिम समय, ऐसे लिखना नहीं है अंतिम समय तक, लेकिन समझना है तो अंतिम समय तक। ये एक सामान्य वर्गीकरण है कि आप इसके देखेंगे कि कैसे ये व्यवस्था चालू होती है। जब शिशु अवस्था पहले आएगा, कि सामान्य वर्गीकरण जब हम इसका कर रहे हैं, तो गर्भावस्था, गर्भ धारण से जन्म तक, मतलब वही 8-9 महीने जो भी है उस पीरियड को हम गर्भावस्था कहते हैं। फिर उसका जन्म होने के बाद 0, जिस दिन जन्म हुआ उस दिन से लेके 5 या 6 वर्ष तक, जैसे भी ऑप्शन हो उस आधार पर हम उसको सामान्य वर्गीकरण में चुन सकते हैं। फिर बाल्यावस्था जो है वो 5 से 6 वर्ष, मतलब ज्यादातर अपन जो बाल्यावस्था होती है उसको 6 वर्ष, क्योंकि सरकारी आंकड़ों में या सरकारी जो आप बच्चे के एडमिशन वगैरह भी कराते हैं तो 6 वर्ष से पहले उसका एडमिशन नहीं करते हैं। बोलते हैं कि 6 वर्ष का होना कंपलसरी है, क्योंकि 6 वर्ष बाद ही उसको एडमिशन दिया जाता है। 6 वर्ष ज्यादातर मानते हैं। और उधर 12 या 13, क्योंकि 13 की जो एज है उसको 12 मान सकते हैं, और अगर 13 की एज है, 3 की एज है, तो उसको किशोर अवस्था में लिया जाता है। तो यह तो 12, अगर 5 मानेंगे तो 13 और 6 मानेंगे तो 12, या ऐसे करते सभी 5 मानेंगे तो 12 और 6 मानेंगे तो 13। इधर को 1 साल का डिफिकल्ट हो जाएगा, अंतर हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। इसके बाद है किशोर अवस्था, तो 12 से 13, अगर 12 मानेंगे तो 19 और 13 मानेंगे तो 18, या 12 मानेंगे तो 18 और 13 मानेंगे तो 19, ये इसका अंतर। फिर इसके बाद प्रौढ़ावस्था, तो 18 या 19 वर्ष से व्यक्ति जब तक इस जीवन में है, इस धरती पर है, तब तक उसकी ये प्रौढ़ावस्था कहलाएगी, मतलब वो उसकी प्रौढ़ावस्था होगी। बाकी सामान्य वर्गीकरण मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। बाकी आप थोड़ा ऑप्शन पर भी जाके देख सकते हैं कि ऑप्शन किस प्रकार के आपके पास आते हैं। अगर ऑप्शन में थोड़ा भी अगर कहीं अंतर, तो आप उन चीजों को देख सकते हैं। इसीलिए ये आपको लिखा गया है अलग अलग 5 से 6, 5 या 6 वर्ष जो लिखा है वो इसीलिए लिखा है। तो एक सामान्य वर्गीकरण है। आज की क्लास को हम यही करेंगे, क्योंकि मैंने बोला है अभी स्टार्टिंग है, तो थोड़ा छोटी छोटी क्लास को स्टार्टिंग कर रहे हो, बहुत बेसिक से 3 चीजें मूल पाठ में हमने इसमें पढ़ाई आपको। एक तो पहले उसका अवधि और विकास में अंतर, फिर उसकी अवस्थाओं को किसने किस नाम दिया, और अब हमने आपको सामान्य वर्गीकरण उसका पढ़ाया। अब इसमें जो गर्भावस्था है इसको हम कल अगले नेक्स्ट क्लास में हम इसको बेसिकता से पढ़ेंगे कि कैसे इसकी स्टार्टिंग होती है, कैसे गर्भावस्था का विकास होकर व्यक्ति फिर शैशवावस्था में, फिर बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था से किशोर अवस्था में और किशोर से प्रौढ़ अवस्था में जाता है। तो आज की क्लास के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को राम राम, जय श्री राम। मिलते हैं, राधे राधे।